जय श्री राम दोस्तों। ज्योतिष के चैनल ज्योतिष नोट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है और मेरे लिए भी ये काफी खास है, क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष की पराशर ज्योतिष की अ, बहुत लंबी बात आज यहाँ करने वाले हैं और बिना किसी मुश्किल टर्म्स के बिल्कुल आसान भाषा में हम ये समझने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष क्या है और इसके साथ रिलेटेड जो भी नॉर्मल क्वेश्चन हम रोज सुनते हैं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको आज मिलेगा। और आने वाले दिनों में इस चैनल पर आप देखेंगे हम ज्योतिष की और बहुत लंबी बात करने वाले हैं। आपको और मुझे, हम सबको एक साथ सीखने का मौका मिलेगा कि ज्योतिष क्या है। और हमें इससे डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसे सीखना है। तो डर का सबसे अच्छा इलाज होता है उस चीज को सीख लिया जाए, तो हम वही करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिर एस्ट्रोलॉजी है क्या, ज्योतिष है क्या। बहुत से लोग इसे रिलेट करते हैं कि ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, या हम इसे अ, और काफी चीजों के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन असल में सही में अगर मैं आपसे शेयर करूं कि ज्योतिष का मतलब क्या है, तो ज्योतिष जो वर्ड है, शब्द है जो, इसमें इसका संस्कृत में जो अर्थ है वो ये होता है प्रकाश का विज्ञान, दैट इज साइंस ऑफ लाइट। तो ये आपके जन्म के ठीक उसी सेकंड पर आसमान में ग्रहों की जो स्थिति थी उसका एक मैप है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस धरती पर पता चले, जब हम पैदा होते हैं, तो उस वक्त पर जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारी नाइन बॉडीज जिन्हें हम कहते हैं, नाइन सेलेस्टियल बॉडीज जो हम कहते हैं, उस वक्त आसमान में वो कौन सी पोजीशन पर थी, उसका एक मैप हमारी कुंडली होता है। तो वो एज इट इज बर्थ चार्ट में प्रिंट कर दिया जाता है, जिसे हम कुंडली बर्थ चार्ट के नाम से बोलते हैं। तो वैदिक ज्योतिष यानी ज्योतिष कोई अंधविश्वास या कोई ऐसा भाग्य चेंज करने का खजाना नहीं है, बल्कि ये हमारी एक आत्मा की यात्रा का एक गहरा कॉस्मिक वेदर फॉरकास्ट है। ये हम आपकी कुंडली के माध्यम से आपके जन्म के समय की ऊर्जाओं को दिखाते हैं। तो अब याद रखिए कि अवेयरनेस यानी जागरूकता ही आपके भाग्य को बदल सकती है। अगर आपको मौसम का पता हो तो आप पहले से तैयारी कर सकते हैं, छाता लेकर जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं बेसिकली कि ज्योतिष क्या होगा और इसे हमें कैसे देखना चाहिए। इससे डरने की जरूरत नहीं है, सीखने पर चीजें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, कि ये आपके भाग्य को नहीं बदलता है। हमारे जो कर्म हैं, जो हमें अपने कर्म भोगने हैं, वो हम भोगने ही पड़ते हैं। तो ये कोई उपायों का खजाना या कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम चेंज कर देंगे कुछ। नो, जो होना है वो होकर ही होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर जो हर कोई पूछता है। मैं भी जब मैं कंसल्टेशन ले रही होती हूँ या किसी क्लास में होते हैं हम, तो ये मोस्टली ये पहला सवाल यही पूछा जाता है कि क्या उपाय यानी रेमेडीज करने से सच में किस्मत बदल जाती है। तो इससे आप मैं आपके साथ एक कार्मिक अम्ब्रेला शेयर करती हूँ। तो क्या है ना, कर्मों का एक साइकिल होता है, हम इसे कह सकते हैं तो थ्री फोल्ड कर्मा साइकिल। तो तीन तरह के कर्म होते हैं जिसे मैं आपको भी बताऊंगी। पहला, संचित कर्म। इससे आपके कर्मों का विशाल वेयरहाउस कहा जा सकता है। जैसे कोई भी ई कॉमर्स साइट है, उसका एक होता है ना वेयर हाउस, उन्होंने एक स्पेस रखी होती है, वहीं पर उनका सारा प्रोडक्ट जो भी वो बेच रहे होते हैं, कस्टमर्स को भेज रहे हैं, एक जगह उन्होंने ले रखी होती है, वो वेयर हाउस होता है जहाँ पर सब कलेक्टिवली इकट्ठा होता है। संचित कर्म वो चीज है। फिर आते हैं भारत। या आप समझिए कि जो वेयर हाउस की हम बात कर रहे थे,
उस वेयरहाउस से निकाला गया एक डिलीवरी का पैकेज है, जो इस जन्म में हमें भोगना ही है। एक बार फिर से समझते हैं। 3 तरह के कर्म हैं, एक साइकिल है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्म है जो आप इसे एज़ अ वेयरहाउस समझिए, जिसे आपके कर्मों का वेयरहाउस है। और प्रारब्ध है जिसे उस वेयरहाउस से निकाला गया कोई ऐसा डिलीवरी पैकेज या ऐसे डिलीवरी पैकेजेस जिन्हें आपको इस जन्म में भोगना ही भोगना है। फिर आता है क्रियामान, जैसे इसे आपकी आज के नए कर्म जो हैं, जो आपकी फ्री विल है, उस उसके रूप में इसे समझाया जाता है। अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, तो जो आपकी कुंडली होती है, कुछ इवेंट्स, कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होती है कि ये इवेंट, ये प्रॉमिस है, इस लाइफ में ये पूरा होगा। लेकिन कुछ जगह पर आपको फ्री विल दी जाती है चूज़ करने की, कि आपको एक पर्टिकुलर काम करना है या नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब नॉर्मल सवाल आता है, मेरी शादी कब होगी? अब जैसे अब शादी कब होगी, इंसान की लाइफ में प्लैनेट्स, जब हम इस सवाल का जवाब देते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं। कुंडली के साथ साथ गोचर देखा जाता है, दशा देखी जाती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शादी के योग तो अगले महीने से बन रहे हैं, बट आप ही अगर शादी नहीं करना चाहते हैं तो वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा, बिकॉज वो आपकी चॉइस है। इसी तरह से कुछ इवेंट्स होने निश्चित होते हैं, टाइम होता है कि इस टाइम में ये काम करना अच्छा रहेगा, लेकिन उसे करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस होती है, दैट इज योर फ्री विल। ठीक है, तो ये कोई उपायों का खजाना मैं नहीं कहूंगी, लॉजिक ऑफ रेमेडीज, आप इसे इस तरह से समझिए कि ये सब हमें समझाता है कि उपाय प्रारब्ध को मिटाते नहीं हैं, बल्कि आपके क्रियामान कर्म को मजबूत करके प्रारब्ध के प्रभाव को बदल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि भारी बारिश होने वाली है, यानी कोई कठिन समय आने वाला है, तो कोई भी मंत्र, दान, रक्त उस बारिश को रोक नहीं सकता। लेकिन वो उपाय आपके लिए एक आध्यात्मिक छतरी, स्पिरिचुअल अम्ब्रेला जरूर बन जाता है। तो बारिश तो होगी, लेकिन आप भीगने से बच जाएंगे। उपाय आपकी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करते हैं, ताकि आप मुश्किल से मुश्किल समय का सामना पूरी मानसिक शांति और शक्ति के साथ कर सकें। और अगर ऐसा होना ही निश्चित होता कि अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे 10 करोड़ मिलेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं घर पर बैठ जाऊँ, कुछ ना करूँ तो मुझे 10 करोड़ मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। काम तो करना पड़ेगा। ऐसे ही समझना है हमें इस चीज को। फिर दूसरा नेक्स्ट सवाल जो आता है कि अक्सर ज्योतिष के अस्तित्व पर ये निशान उठाया जाता है कि अगर दो बच्चे एक ही समय पर एक ही अस्पताल में पैदा हुए, तो दोनों का भाग्य अलग क्यों होता है, राइट? तो इसका जवाब हमारे प्राचीन ऋषियों ने 3 शब्दों में दिया है, देश, काल और पात्र। देश यानी आपकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति, आप कहाँ पले बड़े हैं। एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो किसी सिटी में, मेट्रो सिटी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं। एक है जो बहुत ही कोई अंडर प्रिविलेज्ड जगह है, वहां पर उनका पालन पोषण किया गया है, डिफरेंस है। पर हो सकता है कि वो एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी चीज काल, यानी समय का चक्र, ये युग, आप किस कालखंड में जी रहे हैं। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, अब उसके भी आगे डिविजन होंगे। एक चीज हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में, होरा, उसका भी काफी सिग्निफिकेंस होता है। हर कुछ समय में लग्न चेंज हो जाता है, हर कुछ मिनट में कुंडली चेंज हो जाती है, तो काल का भी बहुत बड़ा महत्व है इस चीज में। तीसरी चीज पात्र, यानी आपका अपना पुरुषार्थ, आपकी अपनी विल, आपकी चेतना का स्तर और आपकी फ्री विल, ये डिपेंड करता है इन तीनों चीजों पर
चाहे अगर 2 बच्चे एक ही समय एक ही जगह पर पैदा हुए हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ पर। तो कुंडली आपको सिर्फ रॉ मटेरियल्स की तरह जीवन की संभावनाएँ देती है, लेकिन आपकी चॉइस और आपके कर्म ये तय करते हैं कि अंतिम रेसिपी कैसी बनेगी। तो कुंडली इज़ जस्ट रॉ मटेरियल। आपको उससे क्या बनाना है आपकी चॉइस है। चलिए अब कुंडली के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है? एक वैदिक जन्म कुंडली के कुल 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस। घर, हाउस, भाव, इन्हें 3 नामों से, तीनों में से आप किसी भी नाम से बुलाएं, एक ही बात है, ठीक है? इन्हें आप जीवन के 12 अलग-अलग कमरों की तरह समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक कुंडली है, राइट? उसमें आप देखेंगे जब भी आप अपनी कुंडली खोलेंगे, आप देखेंगे कि 12 बॉक्सेस बने होते हैं। तो देयर आर 12 बॉक्सेस इन योर बर्थ चार्ट इफ यू गो एंड काउंट देम। तो उसे एक एग्जाम्पल की तरह समझने के लिए आप इन्हें जीवन के 12 अलग-अलग कमरे मानिए। जैसे आपके घर में किचन अलग है, बेडरूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, वॉशरूम अलग है, स्टोर रूम अलग है। हर चीज की अपनी एक फिक्स प्लेस है और हर किसी का अपना फिक्स काम है। वैसे ही कुंडली का हर घर आपके जीवन के एक विशेष हिस्से को दर्शाता है, संभालता है। जब भी कोई ग्रह इन कमरों में गोचर करता है, यानी ट्रांजिट करता है या ट्रैवल करता है या दृष्टि डालता है, दृष्टि डालना मतलब देखना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा ग्राउंड फ्लोर पर है, पापा ने फोर्थ फ्लोर से दृष्टि डाली, तो पापा देख रहे हैं बच्चे को, राइट? उसे हम एस्ट्रोलॉजी में दृष्टि डालना कहते हैं, एस्पेक्ट कहते हैं। कैसे समझेंगे? अगर कोई भी ग्रह आपके इन 12 कमरों में गोचर करता है, ट्रैवल करता है या अपनी दृष्टि डालता है, तो उस कमरे से जुड़े जीवन के पहलू एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि उन 12 कमरों का मतलब क्या होता है, फिर वो एक्टिव कब होते हैं, गोचर क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है यहाँ पर। नॉर्थ इंडियन स्टाइल की एक कुंडली है और इसमें आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप काउंट करेंगे 12 बॉक्सेस हैं। नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 12 तक। ओके, अब हम आपको समझाते हैं इनका मतलब क्या है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ठीक है, जहाँ पर लग्न लिखा है, नंबर 1 लिखा है, ये आप खुद हैं। और ये हर किसी की कुंडली में, आप किसी की भी कुंडली खोलेंगे, चाहे वो मेरी है, वो आपकी है, आपके पड़ोसी की है, वो किसी की भी है, ठीक है? जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ये कुंडली का पहला घर ही रहता है। यहाँ पर नंबर अलग लिखा हो सकता है किसी की कुंडली में, हो सकता है मेरी कुंडली में कुछ और नंबर लिखा हो, आपकी कुंडली में कुछ और नंबर लिखा हो, लेकिन जो पहला घर है, पहला घर हमेशा यही रहता है जहाँ पर अभी हमने लग्न मेंशन किया है, जहाँ पर अभी नंबर 1 लिखा है। ओके, तो पहला घर क्या दिखाता है? ये आप खुद हैं, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व और आपकी पहचान। दूसरा घर, ये आपका धन, वेल्थ अक्यूमुलेशन, आपका परिवार, फैमिली, आपकी वाणी, आप कैसे बोलेंगे, आप फास्ट बोलने वाले होंगे, स्लो बोलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज-तेज बोलेंगे, बहुत लाउड बोलेंगे, पेस स्लो होगी, कैसे होगा? वो ये सेकंड हाफ दिखाता है। और आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो भी ये दिखाता है। ईटिंग हैबिट्स भी सेकंड हाउस पे। अब देन थर्ड हाउस पे मूव करते हैं। थर्ड हाउस आपका साहस है, करेज, आपके छोटे भाई-बहन, कज़िन्स, सिबलिंग्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो भी थर्ड हाउस दिखाता है। और कई जगह बोला जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम भी थर्ड हाउस है। नंबर 4, फोर्थ हाउस, आपकी मदर, माता जी का घर है नंबर 4। फिर आपका घर, आपके घर का माहौल कैसा है, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी गाड़ी, आपके जीवन में जितनी लग्ज़री है, प्रॉपर्टी है, वो सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अटमोस्ट पीस, आपके मन की शांति फोर्थ हाउस है।
इसीलिए कहते हैं अगर फोर्थ हाउस में अगर कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है, कोई मेलेफिक प्लैनेट अगर बैठा है, तो पीस ऑफ माइंड मिलने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही पांचवें घर पर मूव करते हैं। नंबर 5 जहाँ लिखा है वो पांचवा घर है। ये आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि है, आपकी क्रिएटिविटी है, जिस चीज से सारी दुनिया परेशान है। ये बच्चे हैं और ये आपके पिछले जन्मों के कर्म है। फिफ्थ हाउस, यस। देन मूविंग टू द सिक्स्थ हाउस, ये आपके रोग, आपके हेल्थ इश्यूज, आपके कर्जे, लोन, डेट्स, आपके एनिमीज और आपका डेली रूटीन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी सिक्स हाउस है। अगर आपका पेट है, पेट्स भी सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। मेटर्नल अंकल है, जैसे मामा जी हैं, वो भी सिक्स हाउस से रिलेट किए जाते हैं। देन सेवेंथ हाउस, सबसे मेरा फेवरेट हाउस, शादी का घर, पार्टनरशिप का घर है सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस से हम देखते हैं आपकी शादी के बारे में, शादी कब होगी, शादी कैसी चलेगी, शादी किससे होगी, कितना वक्त लग सकता है, प्रॉब्लम होगी कि अच्छी चलेगी, सब कुछ। आपका बिजनेस है सेवेंथ हाउस, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है सेवेंथ हाउस, और आपके सामने वाले लोग, आपकी पब्लिक अपेयरेंस है सेवेंथ हाउस। आठवां घर समझते हैं। आठवां घर जीवन के बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस, सडन इवेंट्स, कोई भी रहस्यमय तरह का ज्ञान जैसे ज्योतिष है, कोई किसी भी तरह का ऑकल्ट है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, किसी भी तरह का ऐसा ज्ञान जो पब्लिकली इजीली अवेलेबल नहीं है हर किसी के लिए, वो ज्ञान भी आठवें घर में आता है। तो आपके जीवन में कुछ रुकावटें, सडन इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, सडन नेगेटिव इवेंट्स ऑफ योर लाइफ इज ऑल्सो एट हाउस। देन नाइन्थ हाउस इज आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके पिताजी को रिप्रेजेंट करता है नौवां घर। ये आपका भाग्य है, आपका धर्म है। पिता और हायर एजुकेशन भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। इसके साथ साथ आपके जीवन में अगर कोई गुरु है या कोई मेंटर है, तो वो भी हम नाइन्थ हाउस से ही देखते हैं। आपकी लाइफ के लॉन्ग ट्रैवल है नाइन्थ हाउस, शॉर्ट ट्रैवल थर्ड हाउस है, लॉन्ग ट्रैवल नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस, नंबर 10 जहाँ पर लिखा है, नंबर 10 आपका करियर है। करियर भी इस तरह से हम देखेंगे कि आप अपना काम किस तरह से करते हैं। द वे यू डू योर वर्क इज द, आपका कर्म करने का तरीका क्या होगा, आपकी कुंडली का 10वां घर बताता है। ये आपका करियर है, आपका पब्लिक स्टेटस है, आपकी अथॉरिटी है, और आपका समाज में आपका काम है। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं, वो भी 10th हाउस है। अब 11वां घर, 11वां घर वो सब कुछ है जो इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। दैट इज ऑल ऑफ योर डिजायर्स, आपकी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति, आपके गेम्स, प्रॉफिट्स, आपका सोशल नेटवर्क है 11th हाउस, आपके फ्रेंड्स है 11th हाउस, रिलेटिव्स है 11th हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मूविंग टू द लास्ट हाउस, 12वां घर। 12वां घर क्योंकि आखिर का घर है, तो आखिर में इंसान को क्या चाहिए, मोक्ष। तो ये मोक्ष का घर है। यहाँ के एक्सपेंडिचर्स हैं, तो खर्चे हैं, विदेश की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल आपका 12th हाउस है। और आपके अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी 12th हाउस से देखा जाता है। ठीक है। फिर आपका बेडरूम रिप्रेजेंट होता है 12th हाउस से। इसके साथ साथ आइसोलेशन है 12th हाउस। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, इसमें कुंडली के 12 घर क्या शो करते हैं, क्या मतलब होता है उनका। आगे मूव करते हैं। अब 12 घर तो हमने समझ लिया, लेकिन ये तो सिर्फ खाली कमरे हैं। अब एक घर है, उसमें कोई रहेगा तभी तो वो घर है, नहीं तो वो घर घर नहीं है। ऐसे ही कुंडली, खाली कुंडली सिर्फ वो 12 बॉक्सेस हैं जो रिप्रेजेंट करता है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब ये 12 घर तो सिर्फ खाली कमरे हैं, लेकिन इनमें रहने वाले किराएदार या मेहमान कौन है? ये हमारे हैं नौ ग्रह, जिन्हें हम नव ग्रह कहते हैं।
और ये ग्रह असल में आपकी चेतना के अलग-अलग रूप हैं। आइए हम इन 9 ग्रहों को समझते हैं पहले। सबसे पहले है सूर्य, दैट इज़ सन। ये आपकी आत्मा है। सूर्य को नॉर्मली आत्मा कारक बोला जाता है, ये आपकी आत्मा को रूल करता है। तो ये आपकी आत्मा है, आपकी ईगो और लीडरशिप भी सूर्य है। चंद्रमा, चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं और आपकी इंट्यूशन भी होंगी। आपका कैश फ्लो भी चंद्रमा से रिप्रेजेंट किया जाता है और आपकी मदर भी इनसे ही रिप्रेजेंट होते हैं। फिर है मंगल। मंगल वो सब कुछ है जिसमें आपको करने में करेज चाहिए। तो मंगल एक्शन है, साहस है, गुस्सा है, एग्रेशन है मंगल, गो गेटर है मंगल। आते हैं बुध पर। बुध जैसा उनका नाम है, बुध बुद्धि है, लॉजिक है, कम्युनिकेशन है, आपकी बात करने की कला है, आपका बिजनेस एक्यूमेन है। मरकरी, बुध। मूव करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति यानी जुपिटर, आपका ज्ञान, गुरु की कृपा है जुपिटर, एक्सपेंशन है जुपिटर, आपके फाइनेंसेस, बैंकिंग सिस्टम, ये सब कुछ जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है। फिर आते हैं वीनस, जो कि शुक्र। शुक्र वो सब कुछ है, जितनी भी आर्टिस्टिक फॉर्म्स हैं वो शुक्र है। सिंगिंग, डांसिंग, जितनी भी तरह की कलाएं हैं वो शुक्र है। प्यार, रिश्ते और जीवन की सारी लक्ष्य, सारी आशा आराम वीनस है। शनि, जैसे सब धरते हैं, तो बहुत अच्छा प्लानट है। जब हम सीखेंगे आगे शनि के बारे में और हम सबको लगेगा बहुत अच्छा प्लानट है। तो शनि डिसिप्लिन है, अनुशासन है, जिम्मेदारी है, कर्म है, धैर्य है। अंत में राहु और केतु। राहु केतु को छाया ग्रह बोला जाता है, दे आर द शैडो प्लैनेट्स। और राहु आपको किसी चीज को पाने में बहुत जुनून देता है कि आपको भाई चाहिए तो चाहिए, कि ऐसा है। क्योंकि इसका बॉडी नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, तो हम उन्हें एम्पलीफाई करते हैं। अगर आपकी कमन अगर किसी चीज पर आ गया कि तुझे ये चाहिए, तो आपको वो चाहिए, वो मिल जाएगा, आपको और चाहिए। ये राहु है, एम्पलीफायर है। जबकि केतु बिल्कुल ऑपोजिट है, ये आपको वैराग्य और आध्यात्म की तरफ ले जाता है। अब हमने 12 भाव के बारे में पढ़ा, हमने 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। एक चीज जो हम सब जानते हैं वो है राशियां। देयर आर 12 ज़ोडिएक साइंस, 12 राशियां हैं। हम इसे ऐसे समझेंगे कि एक जो मान लीजिए स्काई है, 360 डिग्री का एक सर्कल है। उस 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटा गया। स्काई है, 360 डिग्री का एक सर्कल है, उसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 30 डिग्री की एक राशि बनती है। ऐसे ही हर राशि के पास 30-30 डिग्री ईच होता है। अब उन राशियों को जो रूल करता है, जो हमने अभी 9 प्लैनेट पढ़े, उनमें से ही प्लैनेट्स हैं जो इन 12 राशियों को रूल करते हैं। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि हर राशि का जो स्वामी ग्रह है वो कौन सा है, और उस राशि में उस ग्रह के काफी सारी ट्रेड्स आते हैं जो हम आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि ये 9 ग्रह जिन रास्तों पर चलते हैं उन्हें हम 12 राशियां कहते हैं। तो क्या होता है, वो जो 360 डिग्री का सर्कल मैंने बताया, प्लैनेट्स इसमें घूमते हैं। 360 डिग्री के सर्कल में जो 9 प्लैनेट्स मैंने भी बताए, वो गोचर करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। और ये जो 12 बराबर भाग है वो राशियां हैं। हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है जो उस राशि के व्यवहार और उसके स्वभाव को तय करता है। मेष और वृश्चिक, एरीज एंड स्कॉर्पियो के स्वामी है मंगल, मार्स। सो एरीज एंड स्कॉर्पियो आर रूल्ड बाय मार्स। ऐसे ही वृश्चिक और तुला राशि है, उनके मालिक है शुक्र। तो टॉरस एंड लिब्रा आर रूल्ड बाय वीनस। ऐसे ही बुध है, मर्क्यूरी।
वो जो रूल करते हैं मिथुन और कन्या राशि को, दैट इज जेमिनी एंड वर्गो साइन। इसी तरह से चंद्रमा कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के मालिक है और सूर्य सिंह राशि के मालिक है, दैट इज लियो। अब बचे बृहस्पति और शनिदेव। शनिदेव जो है कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को के स्वामी ग्रह हैं, यानी कि मकर और कुंभ राशि के अनुशासक हैं शनिदेव। और बृहस्पति साजिटेरियस और पाइसिस के स्वामी हैं, यानी धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। और जब भी कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठता है, वो बहुत सहज और पावरफुल महसूस करता है। अब कोई कोई इंसान, कोई प्लैनेट इतना पागल नहीं होता है कि अपने ही घर में आग लगा ले। प्लैनेट्स का भी यही स्वभाव होता है। तो जब भी आप देखेंगे कुंडली में अगर कोई प्लैनेट अपने ही घर में बैठा है, तो जनरली वो अच्छा माना जाता है, वो नुकसान नहीं देता है, जो वो दे सकता था अगर वो कहीं और बैठा होता तो। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण भाग पर, जो है लग्न। लग्न या एसेंडेंट क्या है? ज्यादातर लोग इंटरनेट पर केवल अपना वेस्टर्न सन साइन देखते हैं। अम, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, एक इंसान की एक से ज्यादा राशियां हो सकती हैं। डिपेंड करता है कौन से सिस्टम से देख रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से देखें तो सन साइन एक टाइप है। उसी तरह से अगर हम एस्ट्रोलॉजी के वैदिक के हिसाब से देखें तो एक लग्न होता है, एक आपकी चंद्र राशि होती है। चंद्र राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है कि लोग अपना सन साइन के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में लग्न ही आपकी असली पहचान है। आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही थी, वही आपका लग्न बनती है, और वही आपकी कुंडली के पहले घर, यानी इस ऊपर वाले केंद्र डायमंड में बैठती है। ये जो डायमंड है, जहाँ पर आपके सामने दो चार्ट है, इसमें नंबर 1 लिखा है, इसमें नंबर 2 लिखा है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप लेफ्ट वाला चार्ट देखेंगे जहाँ पर नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एक नंबर का लग्न है, यानी कि पहली राशि है एरीज, मेष। ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर आप राइट वाला चार्ट देखेंगे जहाँ पर नंबर 2 लिखा है, डायमंड बॉक्स है उसमें नंबर 2 लिखा है, दूसरी राशि है टॉरस, यानी वृषभ राशि। ये वृषभ का लगन है। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो लेफ्ट वाली कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है, और जो राइट में है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। इस चार्ट को देखना बहुत आसान है। जो बीच का सबसे ऊपरी डायमंड है वो हमेशा आपका पहला घर यानी लग्न ही रहेगा। तो किसी की भी कुंडली आप चेक करेंगे, इस वाले बॉक्स में यही आपका लग्न रहेगा। इसमें जो राशि बैठी है वो आपका लग्न हो जाएगा। अगर 1 नंबर लिखा है तो वो मेष है, 2 नंबर लिखा है तो वो टॉरस है यानी वृषभ है, 3 नंबर है तो वो जेमिनी है यानी मिथुन है। अगर 4 नंबर लिखा है तो वो कर्क राशि है यानी कैंसर है। अगर 5 नंबर लिखा है तो वो लियो है, सिंह राशि है। 6 नंबर है तो कन्या, वर्गो है। ऐसे ही 12 तरह की राशियां होंगी, यानी कि 12 तरह के लग्न होते हैं। ठीक है। अगर वहाँ 5 नंबर लिखा है तो लियो लग्न है, सिंह राशि की वो कुंडली है। तो ये लग्न तय करता है कि आप इस पूरी दुनिया को किस चश्मे से देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, पहला हाउस लग्न आप खुद हैं। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है, आपका नेचर कैसा होगा, आप कैसे होंगे, ये वो दिखाता है। और अंत में बात करते हैं उस शब्द की जिससे लोग जनरली बहुत ज्यादा डरते हैं, साढ़े साथी। ये शनिदेव का 7.5 साल, लेकिन यानी 7.5 ईयर्स, 7.5 ईयर्स, 7.5 साल का वो समय है जब वो चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं, यानी ट्रांजिट करते हैं। तो साढ़े साथी कोई सजा या कोई श्राप नहीं है।
यह असल में शनिदेव का एक कॉस्मिक कोर्स करेक्शन है। ये समय हमारे जीवन में उन सभी झूठ, फालतू के घमंड और गलत आदतों को छीन लेता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। अगर हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, उसका आउटकम की एंजाइटी में हम अंदर फंसे हैं, तो ये हमें उन सब चीज़ों से मुक्त करने में हेल्प करता है। तो इसे ऐसे समझना है कि ये समय हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि हमें मैच्योर और मजबूत बनाता है। तो ये आपकी परीक्षा का समय है, और परीक्षा से डरना नहीं होता है, उसे अटेम्प्ट करना होता है। और साढ़े साथी के बारे में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन यहाँ करना चाहूंगी कि साढ़े साथी कैसे देखते हैं, कैसे पता चलता है कि साढ़े साथी चल रही है किसी इंसान के लिए। अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे, आपको ये चेक करना है कि जो चंद्रमा है, वो कौन सी राशि में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वैसे ये कुंडलियां देखी, हम लेफ्ट वाला चार्ट अभी कंसिडर करते हैं जहाँ पर नंबर 1 लिखा है, ठीक है। अब मानते हैं कि मान लो चंद्रमा जहाँ पर नंबर 1 लिखा है वहां पर मून बैठा है, ठीक है। अब 7.5 साल का समय कैसे होता है? शनि का गोचर का समय, एक राशि में शनि 2.5 साल तक रुकते हैं, ठीक है। तो 2.5 साल चंद्रमा की पिछली राशि में, 2.5 साल उस राशि में जिसमें चंद्रमा बैठे हैं, और 2.5 साल चंद्रमा से आगे वाली राशि में। ये सारा समय मिलाकर हुआ 7.5, दैट इज 7.5 का समय। फिर से समझाते हैं। मान लीजिए चंद्रमा पहले घर में बैठे हैं, लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, तो ट्रांजिट में शनि जब 12वें घर में होंगे, यानी कि एक नंबर से पीछे वाले घर में होंगे, जो राइट में है, वहां पर 2.5 साल रुकेंगे। 7.5 का पहला चरण है। जब वो चंद्रमा के ऊपर होंगे, चंद्रमा के साथ में बैठे युति बनाकर बैठे होंगे पहले घर में जहाँ नंबर 1 लिखा है, तो वो दूसरा चरण है, 7.5 का दूसरा फेज। जब वो उसके अगले घर में जाएंगे 2.5 साल के बाद, आने वाले 2.5 साल के लिए, तो वो 7.5 का तीसरा चरण है। इस तरह से 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, टोटल 7.5 साल। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेसिक से, बहुत ज्यादा बेसिक से ये समझाया जा सके कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही सरल और सीधा क्रैश कोर्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी कुंडली के बेसिक्स को कुछ हद तक समझ पाए होंगे। और अब आपकी बारी है, नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी जन्म कुंडली देखकर ये बताइए कि आपका लग्न कौन सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। और ज्योतिष नूर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, थैंक यू। और आप हमें बाकी सारे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, हम हर मेजर सोशल मीडिया चैनल पर अवेलेबल। शुक्रिया।